तटस्थ वक्रों की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि जो उपभोक्ता के तटस्थ वक्र हैं वो केवल यह दर्शाते हैं कि उपभोक्ता दो वस्तुओं की किन किन मात्राओं को लेना पसंद करता है। इसमें मात्रा तो दी हुई है, लेकिन इसमें व्यय या आमदनी का प्रभाव शामिल नहीं है। तो उपभोक्ता के संतुलन के लिए हम कुछ मान्यताएं लेकर चलते हैं और उसके आधार पर जो है उपभोक्ता के संतुलन का विश्लेषण करेंगे। एक बार आपको फिर बता देते हैं उपभोक्ता के संतुलन से अभिप्राय क्या है। जब उपभोक्ता अपनी दी गई आमदनी से दो वस्तुओं का इस प्रकार उपभोग करे कि वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा है, तो उसे हम उपभोक्ता का संतुलन कहना पसंद करते हैं। तो सबसे पहली मान्यता है तटस्थ मानचित्र। उपभोक्ता का अपना एक तटस्थ मानचित्र होता है। तटस्थ मानचित्र क्या होता है ये भी आपको पूर्व में बताया जा चुका है कि तटस्थ मानचित्र में एक ही मानचित्र में रेखा चित्र दर्शाए गए हैं। अलग अलग तटस्थ वक्र होते हैं जो उपभोक्ता के अधिमान को व्यक्त करते हैं। व्यय हेतु मुद्रा की दी हुई मात्रा। उपभोक्ता के पास व्यय के लिए मुद्रा की मात्रा दी गई होती है। यदि वो उसे विचाराधीन वस्तु पर व्यय नहीं करता है तो समस्त राशि को अन्य वस्तुओं पर व्यय करता है। वस्तुओं की कीमतें, इसमें सभी वस्तुओं की कीमतें उपभोक्ता जानता है, ऐसा माना जाता है। कीमतें दी गई और स्थिर होती है। वस्तुओं की इकाइयाँ एक सी और विभाज्य होती है। वस्तु की सभी इकाइयाँ समरूप होमोजीनियस हैं, डिवाइजिबल हैं। इसका अर्थ यह है कि एक्स वस्तु की सभी इकाइयाँ एक सी मानी गई हैं और वाई वस्तु की भी, और इन्हें छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त किया जा सकता है। उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील होता है, यानी वो अपने संतोष को अधिकतम करने का प्रयास करता है। अब है कीमत रेखा या बजट रेखा क्या होती है। कीमत रेखा या बजट रेखा दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी सीमित आय और कीमतों के द्वारा प्राप्त कर सकता है। इसे प्राप्त संयोगों की रेखा भी कहते हैं। अब हम इसमें एक उदाहरण के द्वारा ये बताने का प्रयास करेंगे कि कीमत रेखा या बजट रेखा कैसे बनती है। मान लीजिए एक उपभोक्ता दो वस्तुओं पर 20 रुपये खर्च करता है। एक्स का भाव 2 रुपये है, वाई का भाव 5 रुपये है। ऐसी स्थिति में यदि वो एक्स पर सारा पैसा खर्च कर दे तो एक्स की अधिकतम 10 इकाई प्राप्त कर सकता है। वाई पर यदि संपूर्ण व्यय कर दे तो 20/5, चूँकि वाई की कीमत 5 है तो उसकी 4 इकाई अधिकतम खर्च कर सकता है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो है कीमत रेखा तैयार हो जाती है, जैसा कि इस चित्र में चित्र संख्या 8 में दिखाया गया है। देखिए वाई वस्तु का अधिकतम इकाई 4 है, तो यहाँ तो बिंदु ले लिया 0, 4, यानी वाई एक्स पे बिंदु आ गया। एक बिंदु एक्स एक्स पे आ गया 10, 0। दोनों बिंदुओं को मिला दिया, ये कीमत रेखा बन गई। अब इस कीमत रेखा पे आप यदि कोई भी बिंदु लेंगे तो उसको उपभोक्ता खरीद सकता है। यदि कीमत रेखा के बाहर जाते हैं अपन, जैसे बिंदु एच है, तो ये उपभोक्ता की पहुंच के बाहर है, यानी उसकी आमदनी से खरीदना संभव नहीं है। और यदि बिंदु जी पर वो रहता है तो इसमें उपभोक्ता के पास कुछ धनराशि या व्यय या आमदनी है, उसका एक हिस्सा बच जाएगा, पूरा पैसा खर्च नहीं हो पाएगा। तो ये तो एक कीमत रेखा हो जाती है। तो इस तरह कीमत रेखा जो एक तरह से उसके आमदनी प्रतिबंध को दर्शाती है। अब उपभोक्ता ये चाहेगा कि जो MN कीमत रेखा है उसके ही किसी बिंदु पर ऐसा संयोग चुने जिससे उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। अब बात आती है वापस कि यदि उपभोक्ता वाई वस्तु पर सारा पैसा खर्च करता है तो उसे OM मात्रा मिल सकती है। ये तो न्यूमेरिकल बात थी, अभी इसको सैद्धांतिक रूप में ले रहे हैं। और यदि एक्स पर पूरा पैसा खर्च करता है तो उसे ON मात्रा जो है प्राप्त हो सकती है। अतः MN जो है कीमत रेखा है और इसके ऊपर मौजूद प्रत्येक बिंदु उपभोक्ता प्राप्त कर सकता है। अब एक तटस्थ वक्र मानचित्र हमें दिया हुआ है, उसके अंदर जो है 4 तटस्थ वक्र बने हुए हैं। पहला तटस्थ वक्र कीमत रेखा को 2 बिंदुओं पर काटता है, A और E। दूसरा तटस्थ वक्र भी 2 बिंदुओं पर काटता है, B और D। तीसरा जो तटस्थ वक्र है वो उसको टच करता है C बिंदु पर। चौथा और पांचवा जो तटस्थ वक्र है वो कीमत रेखा के बाहर स्थित है। तो अब यदि बात करें तो उपभोक्ता जो है A और E पर रहना पसंद करेगा या B और D पर।
एक स्वाभाविक है, उपभोक्ता विवेकशील है, तो वो ए और ई की तुलना में बी और डी को प्रीफर करता है, क्योंकि बी और डी जो है वो तुलनात्मक ऊंचे तटस्थ वक्र पर स्थित हैं, अतः उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्रदान कर रहे हैं। अब यदि बात की तुलना सी से करें तो सी और बेहतर बिंदु है, क्योंकि वो IC3 पर स्थित है, तीसरे तटस्थ वक्र पर स्थित है, तो उपभोक्ता को वो और अधिक संतुष्टि प्रदान कर रहा है। तो ये अधिक संतुष्टि मिल रही है तो सी को प्रेफर करेगा। अब यदि चौथे और पांचवें तटस्थ वक्र पर वो जाने का प्रयास करेगा तो ये चूंकि कीमत रेखा से बाहर है, यदि यूँ कह सकते हैं कि ये इसकी आमदनी से ऊपर है, अतः जो है ये उसकी पहुंच से बाहर होने के कारण वो खरीद नहीं पाएगा। तो दिए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत सी ही एक ऐसा बिंदु है जिस पर उपभोक्ता जो है अपना संतुष्टि को अधिकतम कर रहा है। अब इसकी व्याख्या कुछ गणितीय रूप में भी की जा सकती है। तटस्थ वक्र का ढाल निकाला जाता है, सूत्र भी आपको बता देते हैं, लेकिन सीधा आप अपने स्तर पे याद रख सकते हैं। तटस्थ वक्र का जो ढाल होता है, कीमत रेखा का वो होता है PX/PY, सूत्र से निकाला गया है। ढाल जैसा कि आपने टेंथ लेवल पर पढ़ा है, टेन थीटा जो है ढाल होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार OM/ON। OM की वैल्यू है I/PX और ON की वैल्यू है I/PY। I से I कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो ढाल आएगा वो आएगा PX/PY। नेगेटिव इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो है ये ऋणात्मक ढाल इसका ऋणात्मक होता है, इसलिए नेगेटिव का प्रयोग करते हैं। तो गणितीय दृष्टि से देखें अपन तो बिंदु सी पे ये तटस्थ वक्र इसको स्पर्श करता है, यानी गणितीय रूप में बात करें तो ये कह सकते हैं कि बिंदु सी पर तटस्थ वक्र का जो ढाल है वो कीमत रेखा के ढाल के बराबर हो जाता है, अतः ये जो है संतुलन की स्थिति है। इससे पूर्व के बिंदुओं पर अपन ये देख सकते हैं कि जो बिंदु ए और सी है वहाँ तटस्थ वक्र का जो ढाल है MRSXY वो कीमत रेखा के ढाल से ज़्यादा है, और नीचे के जो दाईं ओर के जो बिंदु हैं उस पर तटस्थ वक्र का जो ढाल है वो कीमत रेखा के ढाल से कम है। एक सी बिंदु ही एकमात्र ऐसा बिंदु है जिस बिंदु पर तटस्थ वक्र का ढाल और कीमत रेखा का ढाल बराबर है, और यही अधिकतम संतुष्टि का बिंदु है। धन्यवाद।